चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, चीन ने थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर में पहली बार थोरियम के यूरेनियम ईंधन में रूपांतरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। तो चीन का थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर वर्तमान में विश्व का एकमात्र संचालित माल्टन साल्ट रिएक्टर है। थोरियम के यूरेनियम में रूपांतरण की उपलब्धि TMSR के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके विषय में देखते हैं तो चौथी पीढ़ी की उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली है। इसमें उच्च तापमान वाले मॉल्टन साल्ट यानी पिघले हुए नमक को शीतलक यानी कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं, इसे जल के बिना ठंडा किया जा सकता है, ये वायुमंडलीय दाब पर संचालित होता है और ये उच्च तापमान पर ऊर्जा उत्पन्न करता है। मुख्य लाभ देखते हैं इसके तो पैसिव सुरक्षा प्रणाली, यदि रिएक्टर बहुत गर्म हो जाए तो साल्ट का प्लग पिघल जाता है और अभिक्रिया अपने आप रुक जाती है। उच्च रेडियो एक्टिव स्तर वाले अपशिष्ट का कम उत्सर्जन, तो थोरियम से उत्पन्न ईंधन प्लूटोनियम आधारित ईंधनों की तुलना में बहुत कम दीर्घ सक्रिय एक्टिनाइड्स उत्पन्न करता है। अन्य लाभ है, ईंधन में अधिक ऊर्जा उत्पादन की क्षमता होती है आदि। थोरियम ईंधन के विषय में देखते हैं तो थोरियम को परमाणु रिएक्टर में उपयोग करने से पहले यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना पड़ता है। थोरियम 232 थोरियम का एकमात्र प्राकृतिक समस्थानिक है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में प्रकृति में लगभग 3 गुना अधिक पाया जाता है। हालांकि थोरियम बहुतायत में उपलब्ध है, लेकिन इसे प्राप्त करने की लागत अधिक होने के कारण इसका उपयोग सीमित है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम से बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन की परिकल्पना की गई है। एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस रिएक्टर में थोरियम ईंधन चक्र की प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत इंडियन मॉल्टन साल्ट ब्रीडर रिएक्टर का भी विकास कर रहा है। भारत में थोरियम के भंडार, तो भारत के पास विश्व में सबसे अधिक थोरियम भंडार है। केरल और ओडिशा में मोनाजाइट रेत में प्रचुर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। इसमें लगभग 8 से 10% थोरियम प्राप्त होता है। यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी पाया जाता है। फिर अगली न्यूज़ है हमारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग एक राष्ट्रीय भूस्थानिक प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। तो यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 के विजन को लागू करने में मदद करेगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भूस्थानिक डेटा के लिए प्रमुख नोडल एजेंसी है। भूस्थानिक डेटा वह समय आधारित जानकारी होती है जो पृथ्वी की सतह के किसी विशेष स्थान से जुड़ी होती है। देखते हैं राष्ट्रीय भूस्थानिक प्लेटफॉर्म के विषय में। तो इसका उद्देश्य है, यह भूस्थानिक डेटा सेट्स के मानकीकरण, साझाकरण और प्रबंधन के लिए एक मजबूत व मापनीय प्रणाली के रूप में काम करेगा। यह वेब सेवाओं, एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग इंटरफेस और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सटीक एवं प्रामाणिक स्थानिक डेटा तक आसान व निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। समावेशी और सतत विकास के लिए भूस्थानिक डेटा का उपयोग, तो कृषि, परिशुद्ध कृषि, मृदा स्वास्थ्य के मानचित्रण और सिंचाई प्रबंधन को बेहतर बनाने में, लॉजिस्टिक्स और परिवहन, एकीकृत अवसंरचना योजना को सक्षम बनाने में, उदाहरण के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, शहरी नियोजन एवं अवसंरचना, तो हाई रिजोल्यूशन वाले स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, 5 से 10 सेंटीमीटर की सटीकता एवं प्रमुख शहरों के लिए नेशनल डिजिटल ट्विन के विकास के माध्यम से शहरी डिजाइन में सुधार करने में, उदाहरण के लिए जैसे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत, शहरों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित मास्टर प्लान। अन्य तो उच्च गुणवत्ता वाले स्थानिक डेटा और जानकारी के माध्यम से पर्यावरण की बेहतर निगरानी में, सुरक्षा करने में, आपदा प्रबंधन आदि। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022, तो यह नीति राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर भूस्थानिक अवसंरचना, सेवाओं एवं प्लेटफॉर्म्स के विकास के लिए एक रणनीतिक रोड मैप तय करती है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर भूस्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ऑपरेशन द्रोणागिरी शुरू किया गया है। यह एक प्रायोगिक पहल है जिसका उद्देश्य भूस्थानिक तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग को प्रदर्शित करना है। भूस्थानिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रमुख पहलें हैं, राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन, राष्ट्रीय भूस्थानिक डेटा रिपोजिटरी आदि। फिर नेक्स्ट है, इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए भारत का सबसे भारी संचार सैटेलाइट लॉन्च किया। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से GSAT-7R CMS-03 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसका प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया है। LVM-3 भारत का सबसे भारी परिचालन वाला रॉकेट है। इस रॉकेट का उपयोग भारी संचार सैटेलाइट्स और डीप स्पेस मिशनों के
प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। LVM-3 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। ठोस चरण पहले चरण में ठोस ईंधन वाले 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं। तरल चरण दूसरा चरण तरल प्रणोदक से संचालित होता है। क्रायोजेनिक चरण तो तीसरे चरण में स्वदेशी उच्च थ्रस्ट वाले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। यह क्रायोजेनिक ईंधन से संचालित होता है। GSAT-7R सैटेलाइट की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं तो यह भारत की एडवांस्ड रक्षा संचार सैटेलाइट सीरीज GSAT-7 का हिस्सा है। भार इसका लगभग 4,400 किलोग्राम है। कक्षा ऑर्बिट की बात करें तो इसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया है। वहां से अंततः जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा जो पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कवरेज तो यह सैटेलाइट हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय भूभाग में मल्टी बैंड की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करेगा। उद्देश्य यह अंतरिक्ष के जरिए संचार और समुद्री क्षेत्र में निगरानी में मदद करेगा। साथ ही यह नौसेना के जहाजों, सबमरीन, विमानों और समुद्री संचालन केंद्रों के बीच सुरक्षित संपर्क को भी मजबूत करेगा। महत्व की बात करें अगर इसके तो अधिक वजनी सैटेलाइट का प्रक्षेपण करने वाले रॉकेट का स्वदेश में विकास वास्तव में आत्मनिर्भरता संबंधी भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाएगा और ब्लू वाटर संचार का विस्तार करेगा। सटीक युद्ध क्षमता में मदद तो नेविगेशन सैटेलाइट्स मिसाइलों की सटीकता और सही निशाना लगाने में अहम भूमिका निभाते हैं। देखते हैं GSAT-7 सीरीज के अन्य सैन्य सैटेलाइट्स के विषय में। तो नौसेना के लिए GSAT-7 रुक्मणी यह 2013 में संचालन में है। यह समुद्री क्षेत्र में संचार और निगरानी में मदद करता है। वायुसेना के लिए GSAT-7A यानी एंग्री बर्ड इसे 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। यह नेटवर्क केंद्रित संचालन और डेटा लिंक कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। GSAT-7C तो इसका भी विकास किया जा रहा है। इसमें रियल टाइम और सुरक्षित संचार के लिए ग्राउंड हब भी शामिल होंगे। थल सेना के लिए तो GSAT-7B यह भी विकास के चरण में है। यह सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और संचार क्षमताओं को मजबूत करेगा। फिर नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। भगदड़ या दबाव से कुचलने की घटना तब होती है जब वास्तविक या अनुमानित खतरे या जगह की कमी के कारण अचानक भीड़ में उपस्थित लोग भगने लगते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भगदड़ की घटना को मानव जनित आपदा की श्रेणी में रखा है। हालिया वर्षों में भारत में भगदड़ घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जैसे बेंगलुरु RCB की IPL जीत के जश्न के दौरान, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कुंभ मेले के लिए उमड़ी भीड़, प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान भगदड़ की घटना आदि। भारत में भगदड़ की घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? तो जवाबदेही और नियमों के पालन की कमी, तो कई बार आयोजन स्थलों पर उस जगह की क्षमता से ज्यादा लोगों को अंदर आने दिया जाता है, कमजोर अवसंरचना और प्रशासनिक लापरवाही के कारण सुरक्षा नियमों का सही से पालन नहीं होता, खराब नियोजन और समन्वय की कमी, तो स्थानीय प्रशासन, पुलिस और कार्यक्रम आयोजकों के बीच उचित सहयोग एवं समन्वय न होने से अव्यवस्था की स्थिति बनती है। तकनीक का सीमित उपयोग, तो रियल टाइम निगरानी, भीड़ का घनत्व मापने वाले सिस्टम जैसी तकनीकों का बहुत कम उपयोग होता है। अन्य कारण बढ़ती समृद्धि के साथ तीर्थ यात्राओं में वृद्धि, घनी आबादी और भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्र, घबराहट और अफवाहों से अचानक भगदड़, कम प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी, राहत और बचाव कार्यों में देरी आदि। आगे की राह देखते हैं तो रियल टाइम निगरानी NDMA के दिशा निर्देशों के अनुसार CCTV, ड्रोन और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखी जानी चाहिए। साथ ही किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत अधिकारियों को सतर्क किया जाना चाहिए। प्रवेश पर नियंत्रण, तो बड़े आयोजनों में ऑनलाइन पंजीकरण और पास सिस्टम के माध्यम से लोगों की संख्या सीमित रखी जानी चाहिए ताकि भीड़ का बेहतर प्रबंधन हो सके। जवाबदेही सुनिश्चित करना, तो सुरक्षा नियमों का पालन न करने और भीड़ प्रबंधन में लापरवाही के लिए आयोजकों को और प्रशासन दोनों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अवसंरचना में सुधार, तो चौड़े रास्तों, स्पष्ट निकास द्वारों और बेहतर सुरक्षा सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए ताकि आपात स्थिति में लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें। भीड़ प्रबंधन पर NDMA के दिशा निर्देश देखते हैं तो यातायात नियंत्रण, पंडालों और उत्सव स्थलों के आसपास वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाए ताकि जाम एवं अव्यवस्था न हो। स्पष्ट संकेत, तो प्रवेश और आपातकालीन निकास मार्गों के नक्शे प्रमुख स्थानों पर लगाए जाए ताकि लोग आसानी से रास्ता पहचान सकें। भीड़ नियंत्रण, बैरिकेड्स लगाकर लोगों की आवाजाही को पंक्तिबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। निगरानी व्यवस्था, तो CCTV कैमरे लगाए जाए और पर्याप्त पुलिस बल की तैनात की जाए ताकि सुरक्षा एवं निगरानी सुनिश्चित हो सके। स्थान प्रबंधन, तो अनधिकृत पार्किंग और अस्थायी दुकानें या ठेले जो पैदल चलने वाले रास्तों को घेरते हैं उन्हें हटाया जाए।
अन्य चिकित्सीय तैयारी, जन जागरूकता, आगजनी से सुरक्षा की तैयारी की जाए आदि। फिर अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है अधिवक्ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉर्पोरेट संस्थाओं में नियुक्त इन हाउस काउंसिल को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के तहत क्लाइंट अटॉर्नी विशेषाधिकार का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा इस कारण क्योंकि वे अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अधिवक्ता नहीं माने जाते। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 कुछ अपवादों को छोड़कर एक अधिवक्ता और उसके वकील के बीच के संचार की रक्षा करती है। अधिवक्ता के विषय में देखते हैं। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के नाम अधिवक्ताओं की सूची में दर्ज होते हैं वे ही अधिवक्ता कहलाते हैं। उन्हें LLB की डिग्री प्राप्त करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करना आवश्यक है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 29 के अनुसार भारत में वकालत करने के लिए केवल अधिवक्ताओं को ही मान्यता प्राप्त है। वकील तो कोई भी व्यक्ति जिसने कानून की डिग्री पूरी कर ली है उसे वकील कहा जा सकता है। वह कानूनी सलाहकार आदि हो सकता है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण। तो हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को पेटेंट मामलों से संबंधित विवादों की जांच करने का अधिकार नहीं है। NCLAT ने निर्णय दिया कि पेटेंट अधिनियम 1970 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के ऊपर प्राथमिकता प्राप्त है। पेटेंट अधिनियम 1970 आविष्कारकों को उनके नवाचारों पर अनन्य अधिकार प्रदान करता है ताकि नवाचार को प्रोत्साहन मिल सके तथा साथ ही जनता की नई तकनीकों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। NCLAT के विषय में देखते हैं तो इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कार्य राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिग्रहण, दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई करना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के विषय में देखते हैं तो स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत उद्देश्य है भारत में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों को समाप्त करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। फिर नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राज्य में भारत की पहली end-to-end सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की नींव रखी। इसके विषय में देखते हैं तो यह सिलिकॉन एवं कार्बन परमाणु से बना कठोर और सहसंयोजक रूप से जुड़ा हुआ सिरेमिक पदार्थ है। इसकी मुख्य विशेषताएं उच्च ऊष्मा चालकता, बहुत कम ऊष्मीय प्रसार, अत्यधिक कठोरता आदि। उपयोग सेमीकंडक्टर उपकरणों के निर्माण में, अंतरिक्ष एवं एरोस्पेस घटकों में तथा अन्य उच्च तकनीकी औद्योगिक अनुप्रयोगों में। कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए। मुख्यालय इसका कोलकाता में है। स्थापना नवंबर 1975 में। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद एक होल्डिंग कंपनी के रूप में यह केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है। कार्यबल इस उपक्रम में 8 राज्यों में 2.20 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। संचालन 310 खानों, 129 भूमिगत, 168 ओपन कास्ट और 13 मिश्रित का प्रबंधन करता है। बाजार में भूमिका। तो भारत के कुल घरेलू कोयला उत्पादन के लगभग 80% की आपूर्ति ये करता है। फिर नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद निपाह वायरस रोग के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने के लिए साझेदारों की तलाश कर रहा है। निपाह वायरस एक जूनोटिक रोगाणु है जो चमगादड़ों या संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। यह गंभीर श्वसन और तंत्रिका संबंधी बीमारियां पैदा करता है। इसके विषय में देखते हैं तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रयोगशाला में बनाए गए प्रोटीन होते हैं। ये विशेष एंटीजन से जुड़कर प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली की नकल करते हैं। इस प्रकार एंटीजन को निष्क्रिय कर देते हैं। उत्पत्ति। तो ये सिंगल पेरेंट बी कोशिका से क्लोन की गई समान प्रतिरक्षा कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं। कार्य। इनका इस्तेमाल विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर, ऑटोइम्यून रोग और वायरल संक्रमणों के निदान, रोकथाम एवं इलाज में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप। तो एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला एक दिवसीय विश्व कप खिताब जीता। इसके विषय में देखते हैं तो पहला संस्करण 1973 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था और विजेता भी इंग्लैंड रहा था। 2025 का मेजबान देश भारत। यह 13वां संस्करण था। सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाला देश ऑस्ट्रेलिया 7 बार। भारत का तीसरा फाइनल। इससे पहले भारत 2005 और 2017 में भी फाइनल तक पहुंचा था। फिर अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की, जो है वीर नारायण सिंह। तो प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। इनके विषय में देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के सोनाखान के एक जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 1795 में भिंजवार जनजाति के जमींदार रामसाई के घर हुआ था।
इनके पिता ने भी 1818 से 1819 में ब्रिटिश और भोसले शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था। मुख्य योगदान: इन्हें छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया था और 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई थी। 1856 के अकाल के दौरान इन्होंने एक व्यापारी द्वारा जमा किए गए अनाज को गरीबों में बांट दिया था ताकि भूखे लोगों की मदद की जा सके। मूल्य: ये एक दयालु, न्यायप्रिय और जनता के प्रति समर्पित नेता थे, जिन्हें उनकी ईमानदारी और सेवा के लिए बहुत सम्मान दिया जाता था। ये बात की हमने वीर नारायण सिंह की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।